था? एटॉमिक रेडियस था, ठीक है। तो इस एटॉमिक रेडियस पे हमने देखा कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज था, जिसमें हमने ये देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज इन अ पर्टिकुलर सेल जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता जाता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पर्टिकुलर सेल पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसका रेडियस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड पॉइंट उसी नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताया जा रहा है कि जैसे जैसे इन एनी एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। रुकिए 2 मिनट। हाँ, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो वैसे वैसे इससे आप कंटेन करोगे तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। साथ में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। और उसी के बेस पे अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसका सेल भी, जो ऑर्बिट है जिसको हम सेल भी बोलते हैं, वो भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ जो ऑर्बिट या सेल होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल का, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते जा रहे हैं तो डिस्टेंस मींस रेडियस है वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है, बट नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं तो जो रेडियस होता है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक बताया गया है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि आखिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे होगा क्या? जैसे सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो न्यूक्लियस है इससे भी अट्रैक्शन फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वाले सेल से भी अट्रैक्शन फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जितना अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है उतना अट्रैक्शन फोर्स इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो सेकेंड सेल मैंने बनाया है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिकॉज इस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है और इस सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेल में प्रेजेंट है, वो दोनों के दोनों उस सेल पे क्या करते जा रहे हैं? आउटर मोस्ट जो पाथ है उस पे वो सर्कुलेट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो सर्कुलेट होते जाएंगे उस सेल पे प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट पे आएगा। अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और उसी रिपल्सन के जरिए क्या होगा? जितना अट्रैक्शन फोर्स इन अ सेकेंड सेल न्यूक्लियस लगा रहा है उतना अट्रैक्शन फोर्स उस सेल को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है, अगर हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता जाता है? इंक्रीज होता जाता है, तो न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब जब मेरे पास इन एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं तो उन सेल्स के बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन करने लगते हैं। उस रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस के साथ जो सेल है वो उतने अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता जितना अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस उस पे लगा रहा होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर की वजह से, जैसे न्यूक्लियर चार्ज हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गए, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, इन सारे फैक्टर्स के अफेक्ट करने की वजह से कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन या एटम का जो रेडियस होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, उसको एक एग्जैक्ट वे पे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इन फैक्टर्स की वजह से। फिर भी न्यूक्लियस को फॉलोइंग 4 ऑपरेशनल टाइप्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है।
और उनके रेडियस के कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हमको गिव किए गए हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के क्या हो सकते हैं, रेडियस हो सकते हैं। उन रेडियस का टाइप क्या हो सकता है, वंडरवॉल रेडियस हो सकता है, कोवेलेंट रेडियस हो सकता है, मेटालिक रेडियस हो सकता है और आयनिक रेडियस हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर वंडरवॉल रेडियस होता क्या है। इसके बाद कोवेलेंट रेडियस मतलब ऐसे एलिमेंट के बीच या मॉलिक्यूल के बीच जनरेट होगा जो मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। मेटेलिक रेडियस किन के बीच में प्रेजेंट होगा, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेटल मेटल जो बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में ये रेडियस प्रेजेंट होगा। और आयनिक रेडियस ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होगा जो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, वंडरवॉल रेडियस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं, वंडरवॉल रेडियस के बारे में समझते हैं कि वंडरवॉल रेडियस आखिर होता क्या है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, वंडरवॉल रेडियस हो जाता है। अब इसका ड्रॉ देखिए जैसे बना हुआ है। ये जो वंडरवॉल रेडियस होता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो ये रेडियस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको समझना है, देखो कैसे। यहाँ पे x लिखा हुआ है और ये आपका क्या है, y है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये x डैश है और ये y डैश है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल आपका बना हुआ है और ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। सपोज करो ये जो मॉलिक्यूल आपका बना हुआ है, दिस इज अ Cl2 मॉलिक्यूल और ये भी क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल है, सपोज, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो दो एटम प्रेजेंट है, एक को x बोला गया, दूसरे को y, मतलब एक Cl ये है, दूसरा Cl है। Cl2 में भी एक Cl ये हो जाएगा और दूसरा Cl ये हो गया, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बना दिया गया है, इस फॉर्म पे इसका स्ट्रक्चर बना दिया गया है। इसको ऐसे आप क्या करोगे, इमेजिन करोगे, ठीक है। तो the half of the internuclear distance between two adjacent atoms belonging to nearest neighboring molecules, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो गया, ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि देखिए ये आपके पास एक मॉलिक्यूल हो गया, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल का जो अदर एटम है, इसका नेबरिंग एटम वॉइस आ रही है। यस मैम। यस। चलिए, हाँ तो देखिए ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। इस मॉलिक्यूल का जो नेबरिंग एटम है ये वाला है और इस मॉलिक्यूल का नेबरिंग एटम ये वाला है। तो ये एक एटम मेरे पास हो गया और ये एक एटम हो गया, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का एक Cl एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा Cl एटम, ठीक है। इन दोनों एटम्स के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस जनरेट होता है, टू एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस जनरेट हो रहा है इन एनी मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, वंडरवॉल रेडियस बोला जाता है, वंडरवॉल रेडियस। अब देखो आप इसको कैसे समझोगे,
जैसे मान लीजिए ये आपके पास मॉलिक्यूल थे, अब ये मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में दो मेरे पास क्या है, एटम प्रेजेंट है। एक एटम ये है, एक एटम ये है। अगर इसको मैंने x का नाम दिया और इसको y का नाम दिया और इसको x डैश और इसको y डैश का नाम दिया, तो इस y और इस x डैश के दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा, टोटल क्या कौन सा बोला जा रहा है, हाफ डिस्टेंस होगा। न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इन टोटल डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, टू एडजेसेंट एटम्स का जो टोटल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ करते हैं, तो हाफ करने के बाद हमको जो रेडियस मिलता है उसको आप क्या बोलोगे, वंडरवॉल रेडियस बोलोगे। अभी मैंने क्या बताया, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, मैंने इसको रेडियस बोल दिया था। ये आपका क्या हो जाएगा, टू न्यूक्लियस के बीच का एक डिस्टेंस हो जाएगा। और इस टू न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जब हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, इसका जब आधा पोर्शन निकालोगे, तो ये जो हाफ पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड द वंडरवॉल रेडियस। मतलब किसी मॉलिक्यूल में उन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एटम्स होंगे, उन एटम्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड अ वंडरवॉल डिस्टेंस। और उस वंडरवॉल डिस्टेंस का अगर हम हाफ करते हैं, तो उस टाइम पर जो रेडियस हमको मिलता है उसको क्या बोला जाता है, वंडरवॉल रेडियस बोला जाता है। ये तो बात हुई किसकी, वंडरवॉल रेडियस की बात हुई, ठीक है। वंडरवॉल जो डिस्टेंस आपने देखा, ये ओनली किसमें आप इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, जब आपका जो एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे, ठीक है। और इस डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो प्रोसेस होता है उसकी स्टडी से किया जाता है, ठीक है। तो टू एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इन अटैच्ड एनी मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड अ वंडरवॉल डिस्टेंस। और उनका जो हाफ डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाएगा, वंडरवॉल रेडियस बोला जाएगा। और जो दोनों मॉलिक्यूल आपके अटैच है, ये जरूरी नहीं है कि वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही हो, वो आपके आयनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और जैसे कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको दो Cl मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं बताया गया है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के भी के ही होंगे, वो आयनिक बॉन्ड के भी हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड डिस्टेंस बताया जा रहा है कोवेलेंट रेडियस। अब सबसे पहले जानना पड़ेगा, पहले हमने वंडरवॉल रेडियस के लिए क्या जाना कि वंडरवॉल डिस्टेंस किसको बोला जाता है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में उनके जो नियरेस्ट एटम्स रहते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा वंडरवॉल डिस्टेंस, और उसका हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपका वंडरवॉल रेडियस मिल जाएगा। याद रखिए ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ना, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 3.60 एंगस्ट्रॉम, तो वंडरवॉल डिस्टेंस आपको गिव किया जाएगा और पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द वंडरवॉल रेडियस ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो ये जो वैल्यू आपको दी जाएगी उसको आप हाफ से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, मतलब 2 से आप उसको डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, वंडरवॉल रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। सेकेंड आपका बताया जा रहा है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोवेलेंट रेडियस किस में प्रेजेंट होता है। तो कोवेलेंट रेडियस एक सिंगल कोवेलेंट का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एक सिंगल कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब इसमें सिर्फ कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। वंडरवॉल डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कोवेलेंट डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, वो है मान लो Cl2 मॉलिक्यूल। अब इस Cl2 मॉलिक्यूल में ये एक मेरा क्लोरीन हो गया, ये एक दूसरा क्लोरीन हो गया, तो इसका X न्यूक्लियस है और इसका Y न्यूक्लियस है। ये यहाँ से यहाँ तक इन न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस।
याद रखिए, डिफाइन करने बोला जा सकता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, और जो हमारा वंडरवॉल डिस्टेंस है वो क्या होता है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, और जब हमारे पास टू मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उन टू मॉलिक्यूल्स में एडजेसेंट एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड अ वंडरवॉल डिस्टेंस, और इसका वन हाफ कर दो तो वो वंडरवॉल रेडियस हो जाता है। सेम एज किसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का इन एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल आप उसका क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो। तो उसको हाफ करने के बाद जो रेडियस आपको अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड अ कोवेलेंट रेडियस। उसको क्या बोला जाएगा, कोवेलेंट रेडियस बोला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल बताया गया है कि मान लीजिए हमने दो हाइड्रोजन के एटम्स लिए, इस क्लोरीन की जगह मैंने अगर दो हाइड्रोजन का एटम लिया तो H2 मॉलिक्यूल बनता है, आप सभी जानते हैं। एक हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियर मेरी वॉइस आ रही है आप तक, प्रॉब्लम कर रहा है। यस मैम। आ रही है, चलिए। हाँ चलिए, तो ये रेडियस आपका हो गया था। वंडरवॉल रेडियस मैंने एक्सप्लेन किया, कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही थी। तो कोवेलेंट रेडियस किनके पास प्रेजेंट होता है, मैंने बताया कि कोई एक मॉलिक्यूल अगर मेरे पास प्रेजेंट है और उस एक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है वो हमारा कौन सा बॉन्ड हो जाता है, वो हमारा हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बना हुआ होता होगा। तो एज अ एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन अ फर्स्ट सेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 सेल। मतलब बोरबरी स्कीम के थ्रू थ्रू अगर कोई मॉलिक्यूल मेरा बन रहा है और उस मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वो मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। किसके थ्रू, ये शेयरिंग के थ्रू। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयरिंग के थ्रू। तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। उसको मैं कौन सा बॉन्ड बोलूंगी, कोवेलेंट बॉन्ड बोलूंगी। ठीक है, तो कोवेलेंट जो रेडियस होता है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बना हो। अब इस मॉलिक्यूल में इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, मैंने बोला इन दोनों एटम्स
इस मॉलिक्यूल में इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब एक मॉलिक्यूल के बीच जो एटम प्रेजेंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आप क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो, तो उस हाफ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कोवैलेंट रेडियस। क्लियर है? कोवैलेंट रेडियस किसको बोला जाता है? वंडरवॉल रेडियस उसको बोला जाएगा जब दो मॉलिक्यूल में टू एडजेसेंट एटम के बीच का डिस्टेंस है, जिसको वंडरवॉल डिस्टेंस बोला जाएगा, और उसका हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वंडरवॉल रेडियस हो जाएगा। सेम एज एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इस एक मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे, और उसका हाफ कर देंगे और उस टाइम पर जो रेडियस मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा, कोवैलेंट रेडियस बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है, मतलब हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आता है 74। अब इसको हाफ से डिवाइड करना है, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और पीएम में इसका यूनिट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पिकोमीटर। ठीक है, तो ये 37 पिकोमीटर मेरा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू हमारी, हम इसको एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 0.37 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर एंगस्ट्रॉन्ग में निकालना है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर जो बताया गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कोवैलेंट रेडियस, जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे बताया गया है कि दो कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोवैलेंट रेडियस मिल जाएगा। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे पता किया जाता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल का जो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा, या उसके रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो रेडियस लेते हैं, और कोई अदर मॉलिक्यूल हमारे पास है उसके बीच का रेडियस लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टू एटम के बीच का क्या होता है, पता चल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर किसी कोवैलेंट रेडियस को ऐसे ही कैलकुलेट आपको करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इन HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और Cl, मतलब H और Cl जो मेरे एटम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1.36। ठीक है, माइनस क्या करोगे, कोवैलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, कोवैलेंट रेडियस कैसे आएगा, जो भी इसका डिस्टेंस है, मतलब 1.36 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक एटम का हाइड्रोजन एटम का क्या बताया गया है, रेडियस बताया गया है। तो कभी कभी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया गया और एक मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बता दिया गया और एक एटम का क्या बता दिया गया, रेडियस आपको बता दिया गया। ठीक है, एक एटम का रेडियस अगर आपको बता दिया गया तो आप क्या करोगे, जो मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताया गया है उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से एक एटम के रेडियस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो उसके बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको किस कैटेगरी में लाया जाएगा, कोवैलेंट रेडियस की कैटेगरी में लाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में एक एटम का हम क्या निकाल सकते हैं, कोवैलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मेटालिक रेडियस तो दिख नहीं रहा है, इसमें डायरेक्ट क्या बताया गया है, इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है, कोवैलेंट रेडियस में जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, कैरेक्टर्स ऑफ कोवैलेंट रेडियस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो कोवैलेंट रेडियस होता है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप 4th चैप्टर में सीखेंगे, वो आपको सिखाया जाएगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बेसिस पे। तो कोवैलेंट रेडियस डिपेंड किस पे करता है, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और जो हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोई हमारे पास जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। कैसे कम होगा, देखो
अगर मैं किसी चीज को एक धागे से बांध कर रखती हूँ तो उसका जो स्ट्रांगनेस है वो थोड़ा सा कम होगा। उसी चीज को मैं अगर दो धागे से काफी कस के बांध के रखूं तो वो क्या हो जाएगा, आपस में काफी स्ट्रांगली बंधे हुए होंगे। और अगर तीन धागे से उसको बांध दोगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांगली क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनके बीच का जो रेडियस होता है, जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ता जाता है, जो रेडियस है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ गया तो रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। इस वजह से जब भी इन अ कोवैलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड दिया जाए, सिंगल बॉन्ड दिया जाए और ट्रिपल बॉन्ड दिया जाए तो सबसे छोटा रेडियस किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। और उसके बाद का रेडियस किसका होगा, डबल बॉन्ड वाले का। और सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, सेकेंड बॉन्ड वाले का। ठीक है, तो ये कोवैलेंट रेडियस का कैरेक्टर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो कोवैलेंट रेडियस होता है ये स्मॉलर होता है, किससे, वैन डर वाल्स रेडियस से। मतलब अब दो मॉलिक्यूल के बीच जो एटम है उनका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा ही होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। लेकिन जो हमारा कोवैलेंट रेडियस है वो कैसे बनता है, एक मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, जिसकी वजह से कोवैलेंट रेडियस ऑलवेज स्मॉलर देन होता है, किससे, वैन डर वाल्स रेडियस से। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है उसमें क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, वैन डर वाल्स डिस्टेंस नहीं होता। वैन डर वाल्स डिस्टेंस सिर्फ किसमें होगा, मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है मतलब दो एटम का जो न्यूक्लियस है वो काफी पास पास प्रेजेंट है, तो इनका डिस्टेंस कम होगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो और ज्यादा कम वैल्यू आ जाएगी, मतलब रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से बोला गया है कि जो कोवैलेंट रेडियस होता है वो स्मॉलर होता है, किससे, वैन डर वाल्स रेडियस से। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो हम कोवैलेंट बॉन्ड रेडियस आइडेंटिफाई करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के बेसिस पे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अभी मैंने जो बताया उसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया गया है। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड के बारे में बताया जाएगा तो सिंगल बॉन्ड में देखिए, जैसे HCl एक डिफरेंट एटम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर रेडियस में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो रेडियस होते हैं, जैसे कार्बन का किसी अदर एलिमेंट के साथ रेडियस बनता है तो वो लगभग कार्बन कार्बन का रेडियस कितना बनता है, बताया गया है 0.77 एंगस्ट्रॉम बनता है। ये वैल्यूज है, ये आपको मेमोरी में रखना पड़ता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच का कितना बताया गया है, 0.77 एंगस्ट्रॉम बताया गया है। और अगर सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का बनाते हैं तो 1.17 एंगस्ट्रॉम आता है। इसका मतलब है कि कार्बन सिलिकॉन ये सारे कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर कार्बन का 0.77 एंगस्ट्रॉम है और सिलिकॉन का 1.17 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब है कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते जाएंगे तो उन दोनों एटम के बीच का, जो कि उस कोवैलेंट मॉलिक्यूल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इन एनी पीरियोडिक टेबल किसी ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे, जैसे जैसे अगर उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा इन एनी कोवैलेंट मॉलिक्यूल वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे मेमोरी पे आप रखोगे क्योंकि एग्जाम में आपको वैल्यूज दी जाएगी और उस वैल्यूज को अरेंज करने भी बोला जा सकता है, तो उसको अरेंज कैसे करोगे, ठीक है, वो बताया गया है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैंने बताया जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनता है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो, और उस बेसिस पे रेडियस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे समझिए इस बात को, आप अपने से इतना सोच लीजिएगा कि जैसे इसमें थ्योरेटिकल दिया है तो जैसे N2 का बनाया मैंने, O2 का बनाया मैंने और Cl2 का बनाया मैंने, तो N2 पहले ग्रुप में आएगा, जैसे 15th ये आता है, ये 16 आता है, ये 17 आता है, हमने पढ़ा है। तो N2 में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, O2 में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, और जो Cl होता है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। हम सभी इस बात को जानते हैं। मैंने बोला कि बॉन्डिंग के बेसिस पे जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या होता जा रहा है, रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा रेडियस किसके बीच का होगा, Cl के बीच का होगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। सेम एज ऐसे ही जब हम कहां से कहां आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच का, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का, तो कार्बन
और सिलिकॉन के बीच में जो ग्रुप आ रहा है हमारा, एक जर्मेनियम आता है, टिन आता है और लेड आता है। एक आपका क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, एक आपका टिन हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ठीक है, तो जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच का डिस्टेंस, टिन टिन के बीच का डिस्टेंस और लेड लेड के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में ये दोनों डिस्टेंस मुझे बता दिया गया है कि कार्बन कार्बन का कितना होता है, 0.77 एंगस्ट्रॉम होता है, और उसके बाद वाले का कितना होता है, सिलिकॉन का 1.17 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब यहाँ से यहाँ आ रही हो तो ये रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम में आऊंगी तो उस टाइम पर रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल कौन से बॉन्ड को बनाता हो, कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता हो, तो इन लेफ्ट टू राइट हम जानते हैं, तो बॉन्डिंग के बेसिस पे जो रेडियस है वो इंक्रीज होता जाता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो भी रेडियस हमारा क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने जब